Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 12 हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर 10 का कॉलोनीज एंड कंट्रीसाइड। चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम और साथ में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने वाले हैं स्टार्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन आवर सिलेबस एंड दैट इज रेबल्स एंड राज। यानी कि चैप्टर किससे रिलेटेड है? ये हमारा 1857 के जो रिवोल्ट है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो इस चैप्टर में यही बनता है हमारा कि इसके क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे 1857 की क्रांति के। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके मेन कारण क्या थे, क्या रीजन थे उसके में। सभी को पता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया में आई थी तो उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश की इंडिया के ऊपर, और किस प्रकार से उसने एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियंस का कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसके रूप में जो हमारे जो जनता थी उसका गुस्सा सामने आया। तो इसमें डिस्कस करेंगे आज हम इसके इम्पोर्टेंट कॉजेस के बारे में। अब मेन अगर बात करें तो बहुत सारे रीजन थे इसके, चाहे वो पॉलिटिकल रूप से हो, चाहे वो सोशल रूप से हो, चाहे इकोनॉमिक, या फिर कोई कह सकते हैं कि जो सोल्जर्स का, सिपाहियों का जो विद्रोह था उसके रूप में भी इसको माना जाता है। तो आज हम सबसे पहले फैक्ट्स देखेंगे इसके कि जनरल फैक्ट्स क्या थे इसके, यानी कि जनरल कॉजेस क्या थे, सामान्य सी बातें जो देखने वाले हैं आज कि क्या रीजन था कि जो 1857 की क्रांति इंडियंस लोगों को कह सकते हैं कि अपनी इंडिपेंडेंस के लिए उन्हें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ना पड़ा था। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे द पॉलिसी ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। देखो हम दो चीजों के बारे में, दो पॉलिसी हमने मेन रीड की थी इसमें। एक तो हमने किया था अबाउट द पॉलिसी ऑफ लैप्स यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति आप इसको कह सकते हैं, और साथ में सब्सिडरी अलायंस जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा। इन दोनों पॉलिसी के बारे में सबसे ज्यादा ये दोनों पॉलिसी इंडियंस के अगेंस्ट में बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन दोनों पॉलिसीज ने क्या किया था कि इंडियंस लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। साथ में कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों जो पॉलिसी बनाई गई थी उन्हीं के द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे इंडिया के ऊपर कैप्चर करने में लगे थे। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, यानी कि लैप्स की नीति के बारे में। सबसे पहले कि किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, लॉर्ड डलहौजी ने। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने एक लॉ बना दिया, एक कानून बना दिया कि अगर किसी भी राजा के या किसी भी नवाब के अगर कोई बेटा नहीं होता है तो उसकी डेथ के बाद वो पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा प्रोविंस है, प्रांत है उसका या उसका राज्य है, वो किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। यानी कि किसके अंडर में काम करेंगे वो सभी लोग, वहां के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारे जो प्रोविंस थे हमारे, जिसका अवध का नाम ले सकते हैं हम, झांसी का नाम ले सकते हैं, सतारा था, नागपुर था, पंजाब था, ये सारे के सारे एरियाज उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। और जब यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है तो जो इनके नवाब है, राजा है, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने 1857 के रिवोल्ट में। सेकेंड हम देखेंगे इसमें कंसिडर्ड इंडिया एज ए मार्केट। अब दूसरा उन्होंने इकोनॉमिक रूप से क्या स्टार्ट कर दिया कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसको उन्होंने कहते हैं कि नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। किस कारण से कि उन्होंने इंडिया को एक मार्केट के रूप में समझा कि यहाँ से वो सारा का सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करवाते, चाहे वो नील की खेती थी, चाहे वो कॉटन की खेती करवाते थे, सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जो भी सामान बनाया जाता उसको लाकर इंडिया की मार्केट में बेचते थे। और वहां से वो कह सकते हैं कि इतना ज्यादा बेनिफिट ले रहे थे कि हमारे जो यहाँ पर काम करने वाले आर्टिसंस लोग थे, कारीगर लोग थे, उनका पूरा का पूरा जो ऑक्यूपेशन था वो नष्ट हो चुका था। तो सबसे यानी कि एक चीज हम याद देखते हैं कि बड़े नवाब से लेके, बड़े राजाओं से लेके आम जनता तक सारी की सारी ब्रिटिश पॉलिसीज के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया जा रहा था, राज्यों को हड़पा जा रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। दूसरा क्या था कि इंडिया को मार्केट के रूप में यूज किया जा रहा था, जहां पर हमारे छोटे कारीगर से लेके बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सारे के सारे परेशान हो रखे थे। किस चीज के लिए कि रॉ मटेरियल को यहाँ से बाहर ले जाया जाता था, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता था सामान उसकी जो वैल्यू थी उन्होंने खत्म कर रखी थी। वहां से क्या करते, ब्रिटेन से जो सामान बना के लेके आते वो जो हमारी इंडियन मार्केट थी उसमें बहुत सारे पैसों में, डबल पैसों में बेचते थे। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिससे कि लोग क्या थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, इंडियन सोल्जर्स फॉट
लो सैलरी। अब हम इंडियंस के बारे में, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनके बारे में बात करेंगे। तो इंडियन सोल्जर्स क्या थे कि बहुत लो सैलरी उनको दी जाती थी, बहुत कम पे किया जाता था उनको। दे कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट फॉर लॉन्ग। अब उन्होंने कहा कि साथ में बात बात पर उनको इंसल्ट किया जाता था, लो सैलरी दी जाती थी, ब्रिटिश जो सोल्जर्स होते थे उनसे सेपरेट रखा जाता था, उनके पास से अलग काम करवाया जाता था। तो इस प्रकार से कहते थे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी बहुत परेशान थे। देखो हर हमारा जो समाज कह सकते हैं, हमारी सोसाइटी के हर क्लास है वो उनकी पॉलिसीज के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान थी। तो यहाँ पर सोल्जर की बात कर रहे हैं, साथ में उनको ना ही तो कह सकते हैं कि उनको प्रमोशन वगैरह दिया जाता था, सैलरी में उनके साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो ये इंडियन सोल्जर्स इन सारी चीजों से परेशान थे। सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं थोड़ी सी, लॉर्ड वेल्जली ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या रखा, अब यहाँ पर वो अपनी सेना तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। सेना आर्मी को तैयार किया जा रहा है किनके पैसों के ऊपर, हमारे नवाबों के पैसों के ऊपर, हमारे जो राजा थे बड़े बड़े उनके पैसों के ऊपर। अब ये एक अलायंस बनाया गया, सब्सिडरी सहायक संधि प्रणाली जिसको बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था सहायक संधि प्रणाली में कि जो राजा थे उनके साथ एक कह सकते हैं एक संधि की गई थी। इसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे कि वो ब्रिटिश की आर्मी तैयार रखते थे अपने लिए, अपने ही खर्चे पर। सारा का सारा पे कौन कर रहा है, इंडियंस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। और साथ में वो क्या कह रहे हैं कि जब आपके ऊपर कोई आपका पड़ोसी है जो दूसरा राज्य है वो अटैक करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस थी हमारे ही पैसों के ऊपर, हमारे ही कह सकते हैं कि अगेंस्ट में एक आर्मी तैयार हो रही है इस अलायंस के द्वारा। और इंट्रोड्यूस कौन करने वाले थे इसको, लॉर्ड वेल्जली। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए आपके कि इंट्रोड्यूस किसने किया था, कब किया था। साथ में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, तो इनको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। लॉर्ड वेल्जली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सब्सिडरी अलायंस एंड लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स। अब बात करते हैं हम पेंशन ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब की बात करते हैं तो कानपुर में सबसे आगे विद्रोह के लिए आगे रहने वाले कौन थे, नाना साहेब ही थे। नाना साहेब क्यों अगेंस्ट में आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो पेंशन मिलती थी उनको वो बंद कर दी गई थी। किस चीज के लिए, क्या कहा गया था उनको कि आपकी जो नवाब की जो पदवी है वो खत्म की जा रही है और आपको अब इससे आगे से किसी भी टाइप की पेंशन के रूप में जो राशि मिलती है वो आपको नहीं दिया जाएगा। अब जमींदारों की बात करें, जमींदार और जो चीफ जो मुखिया लोग थे, शिल्पकार लोग थे, वो भी सारे के सारे अगेंस्ट में थे किसके, ब्रिटिशर्स के। यानी कि छोटे किसान से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, बड़े से बड़े राजा तक, सारी की सारी पॉलिसी हमारे इंडियंस के अगेंस्ट में ही थी। अब कुछ सोशल कॉजेस की बात करेंगे हम, इसमें सामाजिक कारणों की बात करते हैं। तो विलियम बेंटिक थे जिन्होंने थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म करने की कोशिश की, थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश की थी। लेकिन जब ये सुधार हमारे समाज में हो रहे हैं तो हमारे इंडियंस जो कह सकते हैं कि उस टाइम पे इन चीजों का इतना ज्ञान नहीं था, वो सारे के सारे अगेंस्ट में थे कि हमारे कल्चर को चेंज किया जा रहा है। अब उन्होंने क्या सुधार किए थे, विलियम बेंटिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की थी। देखो जो सोशल इविल्स हैं उनको हमारा जो इंडियन सोसाइटी था उस टाइम पे क्या मानते थे, वो ये समझते थे कि ये हमारे जो कल्चर्स हैं एज इट इज चलने चाहिए, इनके भी अगेंस्ट में अगर कोई काम करता है तो वो उसको भी अपना एनिमी बना लेते थे। तो सती प्रथा को इन्होंने रोक करने की कोशिश की थी और सती प्रथा को रोकने में हमारे जो इंडियंस थे, राजा राम मोहन राय, उनमें बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने इनका बहुत साथ दिया था। और 1829 की जब हम बात करते हैं, 1829 में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था सती प्रथा को। तो इस प्रकार से जब सती प्रथा को बैन किया गया तो हमारे इंडियंस क्या सोच रहे हैं कि हमारे कल्चर को चेंज किया जा रहा है। साथ में जो चाइल्ड मैरिज थी, चाइल्ड मैरिज के लिए, बाल विवाह के लिए जब हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम हमारे सामने सबसे आता है, जिन्होंने इस डायरेक्शन में बहुत सारा काम किया था। तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हेल्प की थी। इसी प्रकार से एजुकेशन के लिए सुधार करने की कोशिश की गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब इंट्रोड्यूस किया, कह सकते हैं कि जब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था इंडिया में, एजुकेशन के सुधारों की बात की जा रही थी इंडिया में, तो उस टाइम भी हमारे जो इंडियंस थे, जो लोग क्या समझ रहे थे कि ये हमारे कल्चर्स के अगेंस्ट है, हमें हमारे ऊपर जो इंग्लिश है वो थोपी जा रही है। इस टाइप से जो सोशल रिफॉर्म किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को अपने मायने से गलत लग रहे थे, अलग लग रहे थे। साथ में कह सकते हैं कि वो इन सारी चीजों को एज इट इज रखना चाहते थे, जबकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिश ने जो चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो समाज में सोशल इविल्स फैली हुई है वो दूर हो। तो इस प्रकार से हम जनरल जो कॉजेस हैं 1857 के रिवोल्ट के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके बाद मेन कॉजेस की बात आती है मिलिट्री।
यानी कि सैनिक कारणों की जब हम बात की जाती है तो देखो हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर को जब रीड किया था तो हमने देखा था कि जो विद्रोह शुरू होता है वो किसके द्वारा किया गया था, सैनिकों के द्वारा किया गया था। उसका भी एक इमीडिएट कॉजेज था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि मिलिट्री कॉजेज में सैनिक कारणों में क्या क्या चीजें थी। 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास किया गया था, एक कानून पास किया गया। कहाँ से पास होके आया था ये हमारे इंडिया में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन से पास होके आया था, वहां के पार्लियामेंट से, जिसमें क्या कहा गया कि जो इंडिया हमारा उपनिवेश है, जो हमारा कॉलोनी बना हुआ है, वहां पर यह लॉ इम्पोज किया जा रहा है कि जो इंडियंस हैं कुड बी सेंट अक्रॉस द सी, समुद्र पार उनको लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। कहां पर भेजा जा सकता है, अगेंस्ट एनी एनिमी, जो कि ब्रिटेन का कोई भी शत्रु देश है उसके खिलाफ हम इंडियन आर्मी का यूज कर सकते हैं, उनको समुद्र के पार भी लड़ने के लिए भेज सकते हैं। ये लॉ पास किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इम्पोज कहाँ पे किया जा रहा है, इंडिया के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे हमारे कि जो समुद्र पार जाना बहुत अच्छा नहीं समझते थे अपने लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस लॉ का प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जो अंग्रेज थे वो लॉ बना के लाए हैं, तो इम्पोज तो हमारे इंडिया के ऊपर इस चीज को कर रही है। अब उसके बाद बात आती है द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मेड फन ऑफ द इंडियन कल्चर। साथ में इंडियन सोल्जर्स के सामने जो इंडियन ऑफिसर्स होते थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, वो क्या करते थे कि वो मजाक बनाते थे हमारी कल्चर का और सिविलाइजेशन का, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मजाक बनाते थे। ये इंडियन सोल्जर्स थे, इस चीज को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो ये मिलिट्री कॉजेज में जब बात आती है, उनको कम पे दिया जाता था, साथ में उनको कहते हैं कि इक्वलिटी वहां पर नहीं थी, और जो लोअर किस्म के काम होते थे वो कौन करते थे, इंडियन सोल्जर्स करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मिलिट्री कॉजेज में सबसे मेन था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ। साथ में क्या करते थे वो, इंडियन जो हमारी कल्चर थी, सिविलाइजेशन थी, उसका फन बनाते थे, उसका मजाक बनाते थे। अब एक और आता है मिलिट्री कॉजेज में इमीडिएट कॉजेज की। जब हम बात करें तात्कालिक कारण की, जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन क्या आता है, सोल्जर्स को दिए गए थे न्यू एनफील्ड राइफल्स। ये राइफल्स थे जिनका क्या नाम था, एनफील्ड राइफल्स थे, जो वो दिए गए। और इसमें क्या बताया गया उनको, इसमें बताया गया कि किस एक अफवाह फैल गई कि इसमें जो है जो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो इसी चीज को लेकर जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने क्या किया, ऑल अदर इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर पेशेंस एंड रिवोल्टेड। और इसी टाइप से जब ये बात धीरे धीरे फैलती चली गई तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 10 मई को 1857 में मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये 10 मई से ये जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट कर दिया था। शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि जो रिवोल्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। और कब शुरू किया गया था, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हो गया था। और इसका इमीडिएट कॉजेज की जब हम बात करेंगे तो वो कॉजेज क्या थे, वो कारण क्या थे इसके, वो मेनली कारण था कि एनफील्ड जो राइफल्स दी गई थी किसको, इंडियन सोल्जर्स को यूज करने के लिए, उनको जो कारतूस होता था उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और इसके कारण क्या बताया गया, एक अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिसको कि क्या हुआ, गाय और जो सुअर होते हैं उसको हिंदू और मुस्लिम अपने लिए बहुत पूजनीय मानते हैं। तो इस प्रकार से जब इंडियन सोल्जर्स को इन बातों का पता चला तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आ गए वो लोग। और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में जो सैनिक रहते थे उन्होंने इन राइफल्स को यूज करने से इनकार कर दिया। और वहीं से कह सकते हैं कि ये जो हमारा 1857 का इंडिपेंडेंस के लिए जो स्टार्ट किया गया था वो वहां से शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से हमने मेन कॉजेज के बारे में बात की रेबल्स एंड राज में कि जनरल कॉजेज क्या थे। जब इसमें पॉलिटिकल कॉजेज की बात करते हैं तो हम इसमें काउंट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, साथ में सब्सिडरी अलायंस को। और उसके बाद आते हैं इसके बहुत सारे कारण आते हैं, धार्मिक कारण भी आते हैं, सामाजिक कारण भी आते हैं, इसी प्रकार से जो है मिलिट्री कॉजेज भी आते हैं। तो ये सारे के सारे कारण थे कि जो हमारा 1857 की क्रांति का जो रिवोल्ट था वो क्या कारण थे कि धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और वो लोग इसके अगेंस्ट उन्होंने फिर 1857 में रिवोल्ट कर दिया। अब बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो उसको अलग अलग वे में देखते हैं। कई लोग इसको मानते हैं कि ये क्या था, ये सिर्फ एक सैनिकों का किया हुआ विद्रोह था। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सैनिकों से ही शुरू हुआ था ये विद्रोह।
सैनिक इसको स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण क्या हुआ था कि हमारा जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिकल रीजन भी थे, सोशल रीजन भी थे, साथ में इसके कॉजेज भी थे, और उसके बाद कह सकते हैं हम कि जो इकोनॉमिक कॉजेज थे वो भी बहुत सारे कहीं ना कहीं मायने रखते हैं इस रिवोल्ट के पीछे। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर से 1857 के रिवोल्ट से। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और साथ में अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।